Good evening students. Now we will talk about our new topic valuation. हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं जो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन एक शब्द से बना है जो क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू आप लोग वैल्यू से क्या समझते हैं? अपन लोग आम भाषा में कहा करते हैं, क्या बोलते हैं अपन लोग आम भाषा में कि इस चीज़ की वैल्यू क्या है, ठीक है, किसी भी चीज़ की कीमत क्या है, क्या है, कीमत की बात होती है। वैल्यू मतलब होता है कीमत। अपन एक दूसरे को भी कह देंगे तुम्हारी वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब तुम कितनी कीमत रखते हो कि तुम क्या कर सकते हो, ऐसा ही होता है वैल्यू। तो वैल्यू मतलब वैल्यू से बना है आपका वैल्यूएशन। वैल्यू होती है आपकी कीमत। किसी भी कोई भी आपका आइटम है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, या कोई भी आपकी अदर आइटम्स है, चाहे वो टेक्निकल हो, सिविल से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड ना हो, उन सब की वैल्यू का क्या मतलब होता है? कीमत होता है। क्या होता है? कीमत होता है। अब वैल्यू बना है, वैल्यू से हमारा क्या बना? वैल्यूएशन बना। वैल्यू से बना हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? किसी भी आइटम की क्या निकालना? कीमत निकालना। किसी भी आइटम की कीमत निकालना। तो वैल्यूएशन की डेफिनेशन में वैल्यूएशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, कल या परसों में मिल जाएंगे। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टीमेटिंग। एक तो आपका एस्टीमेट का ही एक टॉपिक है, मैंने बताया था आपके 3 टॉपिक रहेंगे, एस्टीमेट, रेट एनालिसिस और वैल्यूएशन। तो एस्टीमेट और रेट एनालिसिस 2 आपके हो गए हैं, जिसमें से आपने पर्टिकुलर आइटम का क्वांटिटी निकालना सीखा, ठीक है, और फिर आपने पर्टिकुलर क्वांटिटी को जो आपकी होती है उसके आपने मटेरियल निकालने सीखे, लेबर निकालने सीखे, सीधे कॉस्ट निकालना सीख लिया। ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब नया आपका वैल्यूएशन आता है कि कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी है। मान लो आपका क्या है? घर है, ठीक है, शॉप है, दुकान है। अब इसकी क्या निकालना? आपको वैल्यू निकालना है। तो बिलिंग तो आगे वाली बात है, वो तो जितने आइटम्स होते हैं उन आइटम को बिल करना, पूरा उनको टोटल कॉस्ट करके निकाल देना, वो बिलिंग होता है। वो आगे आपको बताया जाएगा। तो वो अलग, वो उस किसका बिल है? वहाँ पे कौन कौन आइटम है, वहाँ पे आपके आइटम है, साबुन है, सर्फ है, कपड़ा है, बर्तन है, वो अलग आइटम है। यहाँ पे अपन किस, यहाँ पे आइटम क्या होते हैं? एक्सकावेशन, कॉन्क्रीटिंग, ब्रिक वर्क, ये सारे आइटम होते हैं अपने, ठीक है। तो क्या होता है? वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन मतलब होता है कि आपको एस्टिमेट करना है क्या? फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की। कोई भी प्रॉपर्टी है आपकी, उसकी आपको फेयर प्राइस या फिर फेयर वैल्यू। वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग। वैल्यूएशन मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करना। क्या एस्टिमेट करना? फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की आपको क्या करना है? फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कहेंगे? उसको वैल्यूएशन कहेंगे। मान लो आपके पास घर है, आपके पास दुकान है, अब उसको आप या तो बेचना चाहो, या उस पर टैक्स लगाना चाहो, या फिर उसको आप क्या किराए से लगाना चाहो, तो उसका सबसे पहले आप क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं कि आज के समय में उसकी कीमत कितनी है। या आपको कोई आइटम खरीदना है, आपको घर खरीदना है, दुकान खरीदना है, तो आप उसका भी पहले वैल्यूएशन करते हैं कि इसकी कीमत कितनी लगी होगी। जैसे सोने से बनी चीज़ अपन खरीदते हैं तो पहले सोने का भाव देखते हैं कि सोने का भाव कितना है, तो उसमें कारीगरी कितनी की गई, उसके हिसाब से रेट लगा के अपन देखते हैं। इसी तरीके से हमारा होता है कि आज की डेट में उसका रेट क्या चल रहा है। तो वैल्यूएशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू निकालना हमारा क्या कहलाता है? एस्टिमेट कहलाता है। अब क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी आइटम का वैल्यूएशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग इज द एस्टिमेट ऑफ दैट थिंग। मतलब किसी भी आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो क्या है? उसका एस्टिमेट करना होता है। वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग इज द एस्टिमेट ऑफ दैट थिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मनी के रूप में बात कर रहे हैं। अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि उससे हम कितना काम ले लेंगे, क्या कर सकते हैं, ये कुछ नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मनी की, कि उसकी कीमत कितनी है। मैं तो ये बताऊँ, आप लोग यदि कभी बैंक में जॉब करेंगे, मान लो बैंक में वैल्यूअर होते हैं, तो वैल्यूएशन हमसे अच्छे से बन जाता है। यदि आपने वैल्यूएशन अच्छे से सीख लिया। अब वैल्यूएशन कब सीखते? जब आपने पहले रेट एनालिसिस सीखा और एस्टीमेट सीखा हो। अभी आपने देख लिया कि इतने मीटर क्यूब का काम है, आप तुरंत क्या निकाल लोगे? उस कॉलम निकाल लोगे, ब्रेक्स निकाल लोगे, सब निकाल लोगे, आप लोग सब निकाल के जानते हो। अब उसी के आगे अपन
उसी का एडवांस फॉर्म अपन पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग इज एन एस्टीमेट ऑफ दैट थिंग, मतलब किसी भी चीज का आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसका आप क्या कर रहे हो, एस्टीमेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब लेकिन पैसों के रूप में कर रहे हो कि आपके पास कोई घर है तो उस घर का, उस प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कितने की होगी, 1 करोड़ की होगी, 50 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, कितने की होगी, तो उन इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में निकाल देना, वो क्या कहलाता है, वैल्यूएशन कहलाता है इन सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इन सिविल इंजीनियरिंग, इन सिविल इंजीनियरिंग वैल्यूएशन मतलब क्या होगा, द वैल्यूएशन टेक्निक है फॉर estimating of that thing in terms of money, estimating in terms of money। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन में आपने क्या किया, फेयर प्राइस निकाला, फेयर वैल्यू निकाल ली किसकी, प्रॉपर्टी की। और सिविल इंजीनियरिंग यदि हम बात करें तो क्या निकालना है, एस्टीमेट करना है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में कि उसकी कीमत कितनी होगी। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया हमारा वैल्यूएशन। किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैल्यूएशन हमारा ये, ठीक है, कि किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू निकालना किसमें, और उसका एस्टीमेट करना इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में उसका क्या करना, एस्टीमेट करना, फाइंड आउट कर लेना। अब हम आपको बताते हैं इसके बाद आता है आपका एस्टीमेट के बाद वैल्यूएशन, बस पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन आपको क्यों करना पड़ता है, कहाँ कहाँ करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पर्पज। पर्पज ऑफ वैल्यूएशन क्या है, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, यदि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, यदि कोई प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, खरीदना है। सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यदि आपको कोई प्रॉपर्टी क्या करना है, बेचना है। या आपको उस प्रॉपर्टी में क्या करना है, रेंट फिक्स करना है। रेंट फिक्सेशन, या फिर आपको क्या करना है, और क्या कर सकते हैं अपन, टैक्सेशन, उस पर टैक्स लगाना है। ठीक है, या फिर फॉर टेकिंग लोन, आपको क्या करना है, लोन लेना है, लोन लेना है या देना है। ये आपके क्या हो गए, मेन पर्पज हो गए, ये आपके पर्पज है वैल्यूएशन के। वैल्यूएशन में आप क्या करते हैं, फॉर बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, यदि कोई प्रॉपर्टी आपके पास है उस पर आप क्या कर रहे हैं, आप खरीदना चाहते हैं उसको। तो सबसे पहले जैसे आपको घर खरीदना है, आपके पास मतलब कोई प्रॉपर्टी आप लेने वाले, प्लॉट लेने वाले हैं, घर लेने वाले हैं, सबसे पहले ये देखते हो कोई अंदाजा, उसने बोल दिया आपसे सामने वाले के 50 लाख का है, तो क्या मान लोगे उसकी बात, आप पहले पूरा देखोगे उसको अच्छे से कि कहाँ बना है, उसकी लैंड की कीमत कितनी है, फिर कितने का बना होगा, किस हिसाब से बना है, वो अच्छे से बना है कि पुराने ज़माने से बना है, कैसा है, सारी चीज़ें देखते हो आप। तो वही कहलाता है बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, कि आप प्रॉपर्टी को कैसे आप खरीदने वाले हो, तो उसका आपने वैल्यूएशन किया। फिर होता है सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यदि आपको कोई प्रॉपर्टी क्या करना है, बेचना है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हो, तो भी आप अंदाज लगाओगे कि हमने कितने रुपए का भाई क्या लिया था, भूमि ली थी, लैंड ली थी, लैंड के ऊपर कितने रुपए का आपने कंस्ट्रक्शन कराया था, कितने रुपए हमको क्या लगते हैं, कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, और हमको क्या क्या लगता है, वो सारी आप आइटम्स देखेंगे कि आपको कितना पैसा आपने बनवाने में भी उसको खर्च किया, कितना पैसा बनवाने में खर्च किया, तो वो क्या हो गया, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बेचने के लिए आपने उसकी पूरा वैल्यूएशन किया। फिर होता है रेंट फिक्सेशन, यदि आप उस प्रॉपर्टी को किराए से देने वाले हो तो भी आप कीमत लगाते हो कि किराए से भी देना है तो किस एरिया का है, उसके क्या भाव चल रहे हैं, क्या रेट चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ देखते हो। मान लो आपके जो अंदर कोई दुकान है उसका रेट अलग होगा, अब मेन यहाँ पे कोई दुकान होगी मेन रोड पे, तो उसका रेट अलग होगा। ठीक है,
तो रेंट जब आप फिक्स करने वाले हो तो रेंट फिक्सेशन अलग होता है। आप लोग कमरा भी किराए से लेते हो तो आपको पता है रोड पे लोगे तो बहुत ज़्यादा भाव रहते हैं, अंदर लोगे तो कम रेट होते हैं। तो उसमें भी आपने भी वैल्यूएशन किया, उसने भी, सामने वाले ने जिसने आपको रूम दिया उसने भी वैल्यूएशन किया। तो वैल्यूएशन किया कि नहीं किया अपन ने? तो क्या हो गया? रेंट फिक्सेशन। फिर होता है टैक्सेशन। जो बैंक होते हैं जो उस पर टैक्स लगाते हैं, वो भी अपने हिसाब से लगाते हैं कि भाई वो गाँव का क्षेत्र है, रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया है, तो उसके हिसाब से वो टैक्स लगाते हैं, तो वो टैक्सेशन कहलाता है। इसके बाद क्या होता है? फॉर टेकिंग लोन। अब आपको जब लोन लेना होता है किसी प्रॉपर्टी का, तब भी बैंक आता है, जो मतलब कर्मचारी होते हैं बैंक के, मतलब जो लोन देती हैं कंपनीज, वो लोग भी क्या करती हैं? टैक्स लगाती हैं। किस हिसाब से? वैल्यूएशन करके, कि उसकी वैल्यू क्या है, कितने परसेंटेज के हिसाब से क्या करना है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं? पर्पज होते हैं वैल्यूएशन के, कि इन पर्पज के कारण आप क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है? बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट फिक्सेशन, टैक्सेशन और फॉर टेकिंग लोन, ये आपके क्या हो गए? पर्पज हो गए। अब हमने पढ़ लिया वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन को। कि मतलब कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी पे आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो कौन कौन से फैक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। कितने फैक्टर को आप क्या करोगे? कंसीडर लेके चलोगे, कि ताकि आपका वैल्यूएशन आराम से हो जाए और उसमें कोई दिक्कत ना हो। या फिर वैल्यूएशन करते समय उसकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं या फिर रेट घट रहे हैं, कितना रेट बढ़ना है, कितना रेट घटना है, तो कौन कौन से क्या है फैक्टर है, वो फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है? तो अपन अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन। इसमें बहुत मज़ेदार टॉपिक है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन अभी आगे आप पढ़ोगे, इसमें हम आपको बताएंगे डिप्रेसिएशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके रेट घट जाते हैं, तो घटते भी क्यों हैं, पुरानी तरीके से बना इसलिए घटे हैं कि वो टूट टाट गई इसलिए बने हैं, कैसा क्या हुआ है, कैसी वैल्यूज़ होती हैं, वो सारी आपको बताएंगे। ये तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक यदि देखा जाए। इसमें आपको सारे आइटम्स निकालने सीखने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें होता है कॉलोनी डेवलपमेंट का मेन खेल है, कि कॉलोनी आपके पास है, आपके पास क्या दिया गया है? लैंड दिया गया, उस लैंड में कितने घर बनेंगे, क्या होगा, कहाँ मंदिर बनेगा, क्या होगा, वो सारे आइटम्स आप निकालते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन को? तो सबसे पहले है आपका डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी। डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरा है आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तीसरा है आपका मटेरियल रेट। चौथा है आपका डिमांड एंड सप्लाई, राइज ऑफ पॉपुलेशन। ये आपके फैक्टर होते हैं जो आपके वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है? कौन कौन से फैक्टर हैं आपके, सुन लीजिए। पहला है आपका डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, अब वो किस डिजाइन में बनी हुई है। आज के हिसाब से बनी कि आज से 20 साल पहले जैसे गांव में घर होते थे, बड़े बड़े से घर होते थे, इतनी बड़ी नाली होती थी, वहीं पर रहती थी, कुछ पता नहीं रहता था, आंगन होता था तो इतना होता था कि आज ये कॉलोनी बन जाए उस आंगन में है। तो किस टाइप से बना है, तो प्रॉपर्टी की आपकी डिजाइन क्या है उस पर डिपेंड करता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन। यदि आपकी आज के हिसाब से डिजाइन है, बढ़िया पोर्च बना हुआ है,
बढ़िया बेडरूम बने हुए हैं, पूजा वाला कमरा थोड़ा सा छोटा सा अलग बना है, वॉशरूम अलग बना है, ओपन एरिया अलग दे दिया, यदि अच्छे से बना है जैसा आज की जो नीड है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि पुराने हिसाब के बना होगा तो वैल्यू क्या होगी उसकी, कम होगी। ठीक है, तो पहला आपका हो गया डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी की डिजाइनिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जहाँ पे आप वैल्यूएशन करने वाले हैं, जहाँ पे जो भी आपका प्रॉपर्टी बनी है उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब जो बनवाने की कीमत लगी है वो क्या होगी। मान लो आज आपके गांव में एक लेबर होता है, उसका डेली वेज कितना होता है, डेली वेज मतलब होता है क्या, दिहाड़ी, मतलब एक दिन का पैसा 300 होगा, 300 होगा। भोपाल में कितना होगा, कितना होगा, कम से कम 600 से कम तो होगा नहीं, किसी भी एक लेबर की बात कर रहा हूँ मैं, 600 से कम तो कोई मेन जगह पे नहीं लेगा आपका, कोई लेबर नहीं लेगा। अब आप मुंबई चले जाना, दिल्ली चले जाना, वो कितना लेगा, 1000 लेगा कम से कम। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ क्या होगा, 1000 कम से कम लेगा कि नहीं लेगा। तो वहाँ 300 थी, यहाँ 600, वहाँ पे 1000 है। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगा जो भी होगा। तो उसमें क्या वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहलाता है कि किस जगह पे वो बना हुआ है और वहाँ पे बनवाने के रेट कैसे है। तो वो रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका दूसरा फैक्टर हुआ वैल्यूएशन का। ठीक है, कि यदि वो किस गांव जैसी जगह पे बना हुआ है तो उसका रेट कम है, वो अच्छी जगह बना है तो रेट उसका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जो लेबर होगा वो स्किल्ड लेबर होगा यदि अच्छी जगह पे होगा, और यदि पुरानी जगह पे होगा तो अनस्किल्ड लेबर ने बनाया होगा तो उसके पैसे कम होंगे। इसके बाद मटेरियल रेट, अब आप जहाँ पे हो वहाँ के मटेरियल रेट क्या चल रहे हैं, और दूसरी बात मटेरियल कौन सा वहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा मटेरियल यूज हुआ है और उसके रेट क्या चल रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका मटेरियल रेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका राइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का घनत्व, कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ लोग बाग रहते हैं या वहाँ पे जंगल से डला भी कोई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ मतलब कोई नहीं रहता, पॉपुलेशन नहीं होती है, वहाँ के रेट कैसे होते हैं, कम होते हैं। सबको पता है इतना, क्योंकि वहाँ डिमांड ही नहीं है। ठीक है ना, अपना नेक्स्ट हालांकि वो है, तो इसकी क्या है, उसका वो डिमांड ही नहीं है, मतलब कम से कम लोग बाग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका होता है राइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया। इसके बाद है आपका डिमांड एंड सप्लाई। अब जहाँ पे जो आइटम बना हुआ है आपका, वहाँ पे डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। मतलब आपने मान लो कोई एरिया है, बहुत घनत्व वाला एरिया है, और वहाँ पे आपने क्या बना दी, वहाँ पे दुकानें और बीच में आपने घर बना दिया और अगल बगल कॉलेज बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, जैसे आप लोग रहते हो, तो वहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज बने हुए हैं और वहाँ पे किसी ने अपना क्या बना दिया, घर बना दिया। तो वहाँ पे रेंट फिक्स, रेंट क्या होगा, बहुत रेंट मिलेगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे लेने के लिए, तुम नहीं रहोगे हम किसी दूसरे को दे देंगे। तो वहाँ पे क्या है, डिमांड उसकी ज़्यादा है। और ऐसी जगह पे आपने बनवाया जहाँ पे कुछ नहीं है, आप बहुत सुनसान जगह पे या किसी भी ऐसी जगह पे बनवा दो कि जहाँ मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वो मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है रहने वाली, वहाँ पे आपने कोई घर बनवाया तो वहाँ पे कोई नहीं आएगा किराए पे, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं, डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल रेट, राइज ऑफ पॉपुलेशन और डिमांड एंड सप्लाई। ये आपके क्या है, 5 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, दीज आर द 5 फैक्टर विच इफेक्ट द वैल्यूएशन। ठीक है, यू कैन राइट इट सर। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया किस तरीके से आज अपन ने वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा कि वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में आपने उसकी फेयर प्राइस और फेयर वैल्यू निकाली तो उसको हम वैल्यूएशन कहते हैं, वैल्यूएशन करना कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि पर्पज क्या होते हैं वैल्यूएशन के, तो हमने पर्पज आपको बताए, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आप बेचने वाले हैं, रेंट फिक्सेशन, आप रेंट फिक्स कर रहे हैं, टैक्सेशन के लिए, फॉर टेकिंग लोन के लिए, इन आप कारणों के कारण, आपके इन पर्पज के कारण आप वैल्यूएशन करते हैं, तो ये आपका पर्पज ऑफ वैल्यूएशन होता है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी,
कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल रेट, राइज ऑफ पॉपुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई। इन फैक्टर के कारण हमारे वैल्यूएशन क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है वैल्यूएशन, और इस वैल्यूएशन में हम आपको टोटल वैल्यूएशन का पार्ट बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप कॉलोनी डेवलप करेंगे, और वैल्यूएशन की जितनी वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी बातें आइटम्स आपको समझाएंगे। तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, और वैल्यूएशन और सिविल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइंस के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप आके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू इंजीनियर्स। गुड इवनिंग इंजीनियर्स। Now we will talk about a new topic, gross income, outgoing and net income। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉस इनकम के बारे में, आउटगोइंग के बारे में और नेट इनकम के बारे में। ये सिविल के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये हर किसी को समझना ज़रूरी है। क्या होता है कि हमको कोई बात समझ में नहीं आती और हम अंधे हुए ही उन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। हम कहते हैं नेट चीज़ बताओ, नेट बताओ, बिल्कुल कहते हैं अपन लोग नेट बताओ। तो नेट का मतलब क्या है? अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस इनकम के बारे में। ग्रॉस इनकम का क्या मतलब होता है कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास है या आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो आपके पास क्या आ रहा है। अभी हम प्रॉपर्टी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सिविल की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम। ग्रॉस इनकम क्या कहलाती है? टोटल इनकम कहलाती है। मतलब उस इनकम में से जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो पूरा पैसा आपके पास आ रहा है। चाहे वो रेंट आपने रेंट पे लगा के रखा हो इसलिए आ रहा हो, चाहे आपने कोई टैक्स लगा के रखा हो, कुछ भी क्लियर करके रखा हो, जो टोटल पैसा आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, टोटल पैसा आ रहा है जिसमें कोई आउट गोइंग, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपने अभी नहीं दिया, काट फीट के नहीं किया, तो पूरा पैसा आपके पास आया। उस पूरे पैसे को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इनकम कहते हैं। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम। क्या है? ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम विदाउट सब्सट्रैक्टिंग द आउटगोइंग, जिसमें हमने आउटगोइंग को अभी सब्सट्रैक्ट नहीं किया है, एंड विदाउट सब्सट्रैक्टिंग द एनी चार्ज, एनी सप्लाई, एनी डिमांड, वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस इनकम कहलाएगा। ग्रॉस इनकम इज द टोटल इनकम। जो हमको पूरा पैसा प्रॉपर्टी से मिल गया, वो हमारा क्या कहलाएगा? ग्रॉस इनकम कहलाएगा। तो हमने ग्रॉस इनकम को क्या लिखा? टोटल इनकम। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होगा इसका? नेट इनकम प्लस आउटगोइंग। अब नेट इनकम क्या है और आउटगोइंग आपकी क्या है? अब क्या हुआ, जो पूरा पैसा आपके पास प्रॉपर्टी से आया, ठीक है, आपके पास मान लो, मैं प्रॉपर्टी का एग्जांपल ही दे रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और टोटल पैसा प्रॉपर्टी का आपके पास आया, आपने क्या किया? रेंट पे लगा के रखा है, वो पैसा आपके पास आ गया। अब पैसा जो आपके पास आया, तो क्या पूरा पैसा आप रख लोगे? नहीं रख सकते, क्योंकि आपने क्या, बिजली खर्च हुई, आपने पानी में खर्च किया, आपने रेंट पे जरूर लगाया, लेकिन नीचे आपने क्या लगाया है? केयरटेकर लगाया है। उसको पैसा, आप जो केयरटेकर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें केयरटेकर होता है, एक अलग से आदमी रखना पड़ता है जो रेंट को उगाई करता है, मतलब पैसे ऐसे रखता है अपने। सुना है आपने? सुना है सबने? तो आपने उसको दिया, स्वीपर को दिया स्वीप करने के लिए, तो आपने दिए, मतलब जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो आपके क्या कहलाएंगे? आउटगोइंग कहलाएंगे। जितना पैसा आया था वो तो ठीक है, लेकिन अब जितना पैसा आपका चला गया वो क्या कहलाया? आपका आउटगोइंग कहलाया। आई बात समझ में? ग्रॉस इनकम टोटल इनकम है, जिसमें से आपका पूरा पैसा जो आपके पास आता है किसी प्रॉपर्टी से, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस इनकम कहलाता है। और फिर खर्च होने के बाद कितना आपका चला गया, वो आपका क्या कहलाया? आउटगोइंग कहलाया। अब इसके बाद, खर्च होने के बाद में जो आपका चला गया, उसके बाद जो आपका नेट बचा, मतलब जिसमें से अब बिल्कुल खर्च नहीं होना, वो आपका बच गया, बिल्कुल पूरा बचा है नेट, उसको हम क्या कहते हैं? नेट इनकम कहते हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आई? यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं सैलरी का, कि मान लो एक पर्सन, उसके पास सैलरी आती है, उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख उसकी सैलरी है और 1 लाख रुपए उसकी सैलरी आ गई, तो वो उसका ग्रॉस इनकम हो गई। अब उसके खर्चे लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, घर में 50 प्रकार के खर्चे हैं, किराया देना है, कुछ टैक्स देना है, EMI देना है, वो उसने जो दिया वो उसका आउटगोइंग, और मान लो लास्ट में उसने 20,000 बचा लिया, तो उसकी वो क्या हो गई? नेट इनकम। मतलब ये उसने इतना पैसा बचा लिया।
ठीक है। या फिर किसी की सैलरी आती है वो टोटल ग्रॉस इनकम, और बीच में उसका जो टैक्स लगता है। सैलरी हमेशा दो प्रकार से आती है, नेट ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट होता है जो वहाँ से सेंशन होके पूरा पूरा आया, उसके बाद गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, पीएफ लग गया, डीएफ लग गया, टीए लग गया, जाने डीए लग गया, जाने क्या क्या लग गया। वो टैक्स जो लग गया वो आपका आउटगोइंग, और टैक्स कटने के बाद जो पैसा आपके पास सीधा सीधा आपकी पॉकेट में आया वो आपका नेट अमाउंट या नेट इनकम। इतनी बात समझ में आई? तो अपन ने लिखा ग्रॉस इनकम में नेट इनकम प्लस आउटगोइंग, और नेट इनकम में क्या लिखेंगे अपन? ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग, और आउटगोइंग में क्या लिखेंगे अपन? ग्रॉस इनकम माइनस नेट इनकम। इतना समझ में आया है? इसी के बेस में अपन को आगे अभी चलना है। ग्रॉस इनकम, नेट इनकम और प्लस आउटगोइंग, ये आपके क्या है का फोटो कहाँ से? चलो बाद में देख लेना। ये आपका क्या है? ग्रॉस इनकम, ये आपका नेट इनकम, और ये आपका आउटगोइंग। इतना समझ में आया कि ग्रॉस इनकम टोटल इनकम होता है जिसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर्स, कोई भी आपका सुपर चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ आपका माइनस नहीं होता है। जो चार्जेस आपके अलग से लगते हैं, माइनस होते हैं, डिडक्ट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आउटगोइंग कहते हैं। और जो हमारे पास लास्ट में इनकम बचती है आफ्टर डिडक्शन ऑफ आउटगोइंग द इनकम विच आर कमिंग फ्रॉम द ओनर बाई सब्सट्रैक्टिंग द आउटगोइंग इज नोन एज नेट इनकम। जो आउटगोइंग को लगने के बाद जो उसका बचा वो उसका क्या कहलाया? नेट इनकम कहलाया। तो ये आपका ग्रॉस इनकम है, ये आपका आउटगोइंग है, और ये आपका नेट इनकम है। तो आप लोगों को समझ में आया हमारी ग्रॉस इनकम, नेट इनकम, आउटगोइंग क्या होती है? ग्रॉस इनकम टोटल इनकम होती है जिसमें से किसी प्रकार का आउटगोइंग डिडक्शन नहीं होता। जो हम डिडक्ट करते हैं, जो हम अलग से खर्च लगाते हैं, चार्ज लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आउटगोइंग कहते हैं। और चार्ज लगने के बाद जो पैसा नेट हमारे पास बचता है, जिसमें कोई भी सब्सट्रैक्ट होना नहीं बचता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेट इनकम कहते हैं। तो ये हमारे ग्रॉस इनकम, आउटगोइंग और नेट इनकम है। थैंक यू फ्रॉम CPTI इंस्टीट्यूट। गुड इवनिंग इंजीनियर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक, कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल वैल्यू एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल कॉस्ट क्या होती है। मान लो कोई आपकी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जब आपकी क्या होगी? बनी होगी, मतलब आपने जब उसको लिया होगा तो सबसे पहले आपने भूमि ली होगी, ठीक है। और भूमि लेने के बाद में आपने क्या किया होगा? लैंड लेने के बाद उसको बनवाया होगा। तो जो आपने लैंड ली वो कॉस्ट, और फिर जो आपने क्या है बनवाई है वो कॉस्ट, उन दोनों को आपने क्या किया? ऐड किया। उसकी जो कॉस्ट निकली होगी उस समय वो क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल कॉस्ट कहलाएगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई। जो हमने पहले कभी अपना घर बनवाया था तो हमने पहले क्या लिया था? लैंड लिया था, और लैंड में लेने के बाद हमने क्या किया था? उसमें कंस्ट्रक्शन कराया था। तो लैंड का जो पैसा था और कंस्ट्रक्शन का जो पैसा था वो हमारा क्या था? कैपिटल कॉस्ट थी। तो कैपिटल कॉस्ट कभी चेंज होगी क्या? वो तो हम पहले की बात कर रहे हैं, वो चाहे कितने भी हम आगे बढ़ते जाएं, हम तो उस समय की बात कर रहे हैं। फिर आता है आपका कैपिटल वैल्यू। अब आज के हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या है? तो वो तो चेंज होगी ना। आज से 20 साल पहले जिस भूमि की जो कॉस्ट थी, आज तो उसके 10 गुना रेट बढ़ गए हैं। ऐसा होता है ना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया है। तो आज उसकी वैल्यू जो आज प्रेजेंट में वैल्यू है वो आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। जो पहले आपकी वैल्यू थी वो आपकी कैपिटल कॉस्ट है, और जो आज वैल्यू हो गई है वो आपकी कैपिटल वैल्यू है। अब इससे सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बाद में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी की। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसको रेंट पे लगा दिया, या कोई भी काम के लिए आपने उसको लगा दिया, और आपको उससे क्या मिल रही है? नेट इनकम मिल रही है। क्या मिल रही है? नेट इनकम मिल रही है। मतलब जो नेट इनकम मतलब हमारा है कि टोटल आउटगोइंग वगैरह सब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास आ रहा है वो आपका क्या कहलाया? नेट इनकम कहला रहा है। मतलब कि जो आपने अभी
उसको रेंट पे लगाया, टैक्स पे लगाया, लोन दे दिया, कुछ भी कर दिया, जो पैसा आपके पास आया आउटगोइंग होने के बाद वो हमारा नेट इनकम कहलाया। अब नेट इनकम हमने लिख दिया, और यदि हम क्या करते, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें सब कोई कंफ्यूज है इस टॉपिक में। अब जो हम, यदि हमने उस प्रॉपर्टी को बनाया ही ना होता, क्या ना किया होता, बनाया ही ना होता, और जो पैसे हमारे पास पहले थे उसको हमने क्या कर दिया होता, इंटरेस्ट पे लगा दिया होता। क्या कर दिया होता, इंटरेस्ट पे लगा दिया होता। तो जितने इंटरेस्ट पे उतने पैसे मिल जाएं जितना कि इससे हमको नेट इनकम मिल रही है, सालाना जितनी आपको नेट इनकम मिल रही है उतना ही पैसा से इंटरेस्ट यदि हमने उसको लगा दिया होता तो उतने ही पैसे हमको मिल रहे होते, तो वो हमारा क्या कहलाता, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहलाता। बात अंदर आई या नहीं आई? यदि नहीं आई तो मैं और बताऊंगा, क्योंकि ये बात आप देख रहे हैं ना, किसी को समझ में नहीं आती है। बहुत सारे कमेंट सेक्शंस होते हैं, सब कोई कहता है कि सर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पहले से थी, अब उस प्रॉपर्टी आपने, मान लो आज आप कोई कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, प्रॉपर्टी लेने वाले हो, उसको आप किराए से लगा दोगे, तो आपको जो सालाना जो पैसा मिलेगा वो पैसा आपको, यदि आप ना लगाओ आज ही, उसको आप क्या कर दो, फिक्स कर दो उन पैसों को आप, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लगा दो। रेट ऑफ जितने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगा दो तो उतना ही पैसा आपको मिलेगा जितना नेट इनकम से प्रॉपर्टी से आ रहा। तो कितने इंटरेस्ट से आएगा, कुछ इंटरेस्ट से, तो वो इसके अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेट इनकम इंटू 100/R, ये हमारा क्या कहलाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कहलाती है। यदि हम नेट इनकम में क्या करते हैं, 100/R मतलब क्या होता है, रेट ऑफ, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने उसको दिया था, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने उसको दिया था उसको आपने क्या कर दिया, अपॉन में इसके कर दिया, तो आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। और ये 100/R ये क्या कहलाता है, 100/R को अपन कहते हैं ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज, कभी यदि बेटा आप लोग बैंक वगैरह के टेस्ट में गए, जो सिविल से रिलेटेड होता है वैल्यूएशन के लिए, यदि आप गए तो केवल और केवल यही क्वेश्चन पूछने जाएंगे आपसे, केवल और केवल यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन अब आपको साइड वाले नहीं पूछेंगे, ये अपन किस में है, वैल्यूएशन में है, मतलब सीधा बैंक, फाइनेंस, कंपनीज, उनकी बात कर रहे हैं अपन जो कि सिविल में अपन पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उनकी बात हो रही है। आ रहा समझ में सुमित है? क्या होता है, नेट इनकम से यदि आप उस 100/R उस रेट को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना, उस प्रॉपर्टी की आपको कितना, आपको किराया मिल रहा है, कितना मिल रहा है किराया, मान लो किराया आपको मिल रहा है 1000। नेट इनकम की बात कर रहे हैं, 1000 आपको मिल रहा है। अब आपने सोचा, अब हमको क्या सोचना है, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, अब हमको ये सोचना है कि काश हमने प्रॉपर्टी ली ही ना होती यार, काय को ये झंझट की, आउट गोइंग, ग्रॉस इनकम, फलाना ढकाना, सीधा पैसे अपने फिक्स कर दिए होते और हमको क्या मिल जाता, एक अमाउंट मिलता, एक हमको 1 साल बाद वो अमाउंट मिलता, तो कितना अच्छा रहता है यार। ऐसा अपन सोचते हैं तो अपन मल्टीप्लाई किसका करते हैं कि कितने रेट से मिलता वो हमको, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको वो अमाउंट मिलता, तो अपन ने क्या किया, 100/R रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितने आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लिया। अभी आपका किस में रहता है, परसेंटेज में, किस में रहता है आपका, परसेंटेज में रहता है कि इतने परसेंटेज का आपका ये रेट है, वो इसके आपको हिसाब से आपको लेना है। आई बात समझ में? आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं बता दूं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यदि आप कहीं गए और पक्का हमसे गारंटी से लिख के ले लो, आप गारंटी से लिख के ले लो, ये क्वेश्चन ना पूछा जाए बैंक में या फाइनेंस कंपनी में आपसे, कैसे पूछेगा, यही पूछेगा ना, निकालो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या कहती है, 8% पे कितना % फिक्स होगा। अब हम बताते, अब हम इसका आपको क्वेश्चन देते हैं।